हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए दो टॉपिक मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। दूसरा टॉपिक है पॉपुलर नोशन अबाउट डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। देखो, दोनों ही टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि कोई भी की पॉइंट आपका मिस ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। फॉर डेकेड माइंड रिमेन अ टैबू, could not be defined in concrete behavioral terms and could not be indicated its location। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताया था कि ह्यूमन माइंड को स्टडी करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ह्यूमन माइंड को एज अ टैबू कंसिडर किया गया। टैबू का मतलब होता है कि माइंड के यूज पर बैन लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, प्रोहिबिशन लगा दी गई कि माइंड को साइकोलॉजी में यूज नहीं किया जाएगा। क्यों इस तरह की प्रोहिबिशन साइंटिस्ट ने लगाई? देखो, इसके पीछे दो रीजन थे। पहला रीजन क्या था कि माइंड कुड नॉट बी डिफाइंड इन कॉन्क्रीट बिहेवियरल टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि माइंड की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, इसकी कोई कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, बिहेवियरल टर्म का मतलब होता है डेफिनेशन। माइंड को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते थे, इस वजह से माइंड को टैबू कंसिडर किया गया। और दूसरा, कुड नॉट बी इंडिकेटेड इट्स लोकेशन। माइंड की लोकेशन को लोकेट नहीं किया जा सकता था, इस वजह से माइंड को टैबू कंसिडर किया। माइंड पर रोक लगा दी गई, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि इसे साइकोलॉजी में यूज नहीं किया जाएगा। देखो, जब आप किसी चीज को लोकेट नहीं कर सकते हो, आपको यही नहीं पता कि ये चीज कहाँ एग्जिस्ट होती है, तो आप उस पर स्टडी कैसे कंडक्ट करेंगे? तो आपको समझ में आया पहला पॉइंट क्या था कि पिछले कुछ दशकों में जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइंड को टैबू कंसिडर किया था। माइंड पर रोक लगा दी थी, इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, प्रोहिबिट कर दिया था माइंड को साइकोलॉजी में यूज करने के लिए। क्यों प्रोहिबिट किया था? क्योंकि दो रीजन थे। पहला रीजन क्या था कि माइंड की कोई कॉन्क्रीट बिहेवियरल टर्म नहीं थी, और दूसरा, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट नहीं किया गया था कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। क्लियर? अब देखो, माइंड रिटर्न टू साइकोलॉजी बिकॉज ऑफ टू पर्सन, वन इज स्पैरी एंड अनदर इज पेनरोज। दोबारा से माइंड को साइकोलॉजी में लाने के लिए हम दो लोगों के लिए थैंकफुल है। पहला है स्पैरी, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट था, और दूसरा था पेनरोज, जो एक फिजिसिस्ट था। इन्होंने कहा कि नहीं, माइंड को हमें साइकोलॉजी में इंक्लूड करना चाहिए, माइंड को साइकोलॉजी में स्टडी किया जाना चाहिए। तो देखो, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर माइंड है क्या? इज इट सेम एज ब्रेन? तो क्वेश्चन क्या है कि क्या हमारा माइंड बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा ब्रेन है? तो इसका आंसर है नो। देखो, माइंड और ब्रेन ये दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ब्रेन का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इसे हम लोकेट कर सकते हैं, लेकिन माइंड का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होता है, लेकिन इसकी एक्टिविटीज को हम ब्रेन के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। तो देखो, माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी बट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि माइंड एक सेपरेट एंटिटी है, लेकिन माइंड का एग्जिस्टेंस ब्रेन के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी माइंड और ब्रेन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, लेकिन माइंड का एग्जिस्टेंस ब्रेन के बिना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। लेकिन देखो, ये जरूरी नहीं है कि एक पर्सन का ब्रेन डैमेज हो जाए तो उसका माइंड भी डैमेज होगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है,
क्योंकि माइंड इंटैक्ट होता है, माइंड साउंड होता है ब्रेन के डैमेज होने के बाद भी। इसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से प्रूव करके बता रही हूँ। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सम पेशेंट्स whose occipital lobes were removed by surgery but responding correctly to location and configuration of visual cues। देखो, कुछ पेशेंट्स जिनकी ओसिपिटल लोब्स रिस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए, ओसिपिटल लोब से हम क्लियरली देख पाते हैं। तो देखो, कुछ ऐसे पेशेंट्स लिए गए जिनकी ऑसिपिटल लॉब्स को सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया गया, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि वो लोग प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहे थे, करेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और विजुअल क्यूज की वजह से वो लोकेशन को, वो फिगर को और स्ट्रक्चर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? देखो, इन लोगों का विजन तो डैमेज हो गया था, यानी वो प्रॉपरली देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पा रहे थे क्योंकि उनका जो माइंड था वो इंटैक्ट था, वो साउंड था। तो आपको समझ में आया, ब्रेन के डैमेज होने पर भी हमारा माइंड इंटैक्ट रहता है, वो साउंड रहता है, वो पावरफुल रहता है, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करता है। जैसे देखो, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो किस तरह से सारे अपने काम कर लेते हैं, किस तरह से वो रोड क्रॉस कर लेते हैं इजीली, जिस लोकेशन पर उन्हें जाना होता है वहां वो कैसे इजीली पहुंच जाते हैं। तो ये सब पॉसिबल कैसे होता है? क्योंकि उन लोगों का माइंड इंटैक्ट होता है, माइंड एक्टिव होता है, माइंड प्रॉपरली वर्किंग होता है। भले ही उनका ब्रेन डैमेज हो गया है, जो उनका विजन पार्ट है वो लॉस्ट हो चुका है, लेकिन उनका माइंड प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल लिया है, एन एथलीट लॉस्ट हिज आर्म इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट बट कंटिन्यूड टू फील आर्म एंड इट्स मूवमेंट। देखो, एक एथलीट है, एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में वो अपनी एक आर्म को लॉस कर देता है, लेकिन आर्म के लॉस्ट होने के बाद भी वो उसे फील करता है, उसकी मूवमेंट को फील करता है। जैसे देखो, एक पर्सन जब उसे कॉफी ऑफर करता है तो वो अपनी फैंटम आर्म से कॉफी लेने की कोशिश करता है। सपोज जैसे ये मेरी आर्म है, सपोज ये लॉस हो जाती है किसी एक्सीडेंट में और आप मुझे कॉफी ऑफर करते हैं, तो मैं एकदम से ऐसे होती हूँ कॉफी लेने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो माइंड है वो इंटैक्ट है, वो फील कर रहा है कि मेरी जो ये आर्म है ये अभी भी एग्जिस्ट होती है, ये अभी भी मूव कर रही है। तो यही है कि ब्रेन के डैमेज होने के बाद भी हमारा माइंड इंटैक्ट होता है, वो एक्टिव होता है, वो साउंड होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक पर्सन है, उसको ब्रेन इंजरी हो जाती है और जब कुछ दिन के बाद वो हॉस्पिटल से घर लाया जाता है तो उसके पेरेंट्स की जगह कुछ दूसरे लोग वहां प्रेजेंट किए जाते हैं। तो वो पर्सन तुरंत इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है कि जो पर्सन उसके सामने प्रेजेंट किए गए हैं ये उसके पेरेंट्स नहीं है, ये इम्पोस्टर्स है। तो यहाँ पर उसका माइंड एक्टिव है, भले ही उसका ब्रेन डैमेज हो गया लेकिन उसका माइंड प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा ब्रेन डैमेज है विजन में, आर्म एक्टिविटी में और ब्रेन इंजरी में, लेकिन हमारा माइंड इंटैक्ट है, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्लियर? अब देखो, मैं आपको इसमें एक चीज और बताती हूँ कि पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, वो ये मानते थे कि ह्यूमन की बॉडी और ह्यूमन का माइंड ये दोनों पैरेलल चलते हैं, यानी इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, इन दोनों में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन रिसेंट स्टडीज में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रूव किया कि ह्यूमन के माइंड और ह्यूमन के बिहेवियर में एक कनेक्शन होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। वो कैसे प्रूव करते हैं इस बात को? रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर बाय यूजिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड फीलिंग ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। देखो, माइंड और बिहेवियर में एक पॉजिटिव रिलेशन कैसे होगा? जैसे हमारी थिंकिंग होगी, जैसा हमारा विजुअलाइजेशन होगा, जैसे हमारे इमोशंस होंगे, वैसा ही हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा।
अगर हम किसी पर्सन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेते हैं, पॉजिटिव हम परसेप्शन रखते हैं, तो हमारा बिहेवियर भी उसके लिए पॉजिटिव होगा। यानी जैसी चीज हम अपने माइंड में डेवलप करते हैं, जैसी इमेज, जैसी स्कीमा हम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं और वही चीज हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। इसे ओर्निश ने एक स्टडी से प्रूव किया है। उन्होंने क्या कहा, अ पर्सन विद ब्लॉक्ड आर्टरीज was made to visualize that blood was flowing through his blocked arteries. After some time, degree of blockage became significantly less. देखो, ऑर्निश ने बहुत सारे पेशेंट्स पर स्टडी कंडक्ट करने के बाद ये प्रूव किया कि एक पर्सन जिसकी आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, यानी उसकी आर्टरीज में किसी तरह का कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, वो टोटली ब्लॉक हो गई थी, लेकिन उस पेशेंट को डॉक्टर ने बिलीव करवाया, इस तरह से उसे विजुअलाइज करवाया कि उसकी ब्लॉक्ड आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा था। तो देखो, यहाँ पर डॉक्टर ने उसको फेथ में ले लिया, कॉन्फिडेंस में ले लिया और कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है आपकी आर्टरीज में। तो यहाँ पर जो पेशेंट था उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया। वो सोचने लगा कि जब ब्लड का प्रॉपर फ्लो है मेरी आर्टरीज में, तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा और अपने घर चला जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उसकी जो ब्लॉक्ड आर्टरीज थी उसमें ब्लॉकेज कम हो गई और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। तो देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि पर्सन का एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से उसकी बॉडी में उसी तरीके से रिएक्शन होने लगा, यानी बॉडी में जो ब्लॉक्ड आर्टरीज थी वो खुल गई और वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया और ये पर्सन के बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पर पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, यानी पहले वो क्या सोच रहा था कि मेरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई, अब तो मेरा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब उसने ये सोचना शुरू किया कि मेरी आर्टरीज में प्रॉपर फ्लो हो रहा है ब्लड का, तो देखो इसके पॉजिटिव एटीट्यूड के दो इफेक्ट हुए। पहला इफेक्ट उसकी बॉडी पर हुआ और दूसरा इफेक्ट उसके बिहेवियर पर। बॉडी पर कैसे इफेक्ट हुआ कि उसकी जो ब्लॉक्ड आर्टरीज थी उसमें ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो गया और दूसरा उसका पॉजिटिव बिहेवियर हो गया कि अब वो ठीक हो जाएगा और जल्दी घर चला जाएगा। तो आपको समझ में आया कि माइंड और बिहेवियर, इन दोनों में कनेक्शन होता है, इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। जैसा हमारा परसेप्शन होता है, जैसी हमारी थॉट होती है, जैसी स्कीमा हम अपने माइंड में डेवलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एक्शंस होते हैं और वो एक्शंस हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। क्लियर? अब देखो, माइंड और बिहेवियर के रिलेशनशिप को समझने के लिए एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखो, कुछ लोगों को फोबिया होता है। फोबिया क्या होता है? किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से एक फियर होता है। जैसे कुछ लोगों को पानी का फोबिया है, कुछ लोगों को हाइट का फोबिया है, किसी को एनक्लोज स्पेस का फोबिया है। तो ये क्या है? ये एक डर है जो लोगों ने अपने माइंड में डेवलप कर रखा है और ये डर जब वो स्पेसिफिक सिचुएशन में जाते हैं तो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे जिस पर्सन को हाइट का फोबिया है, जब वो किसी हाइट पर जाता है तो उसके एकदम से पर्सपिरेशन आ जाते हैं, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो देखो, इस तरह के फोबिया को क्योर करने के लिए मेंटल इमेजरी डेवलप की गई ताकि लोगों के फोबिया को क्योर किया जा सके। जैसे जिस पर्सन को हाइट का फोबिया था उसे हाइट पर ले जाया गया, फिर उसे ये प्रूव किया गया कि देखो आप हाइट पर खड़े हैं, आपको कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से पर्सन के मन के डर को निकाला गया और वो चीज उसके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट हुई। यानी अब पर्सन जब हाइट पर जाता है तो उसे डर नहीं लगता। तो जैसी इमेज हम अपने माइंड में डेवलप कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, वही चीज हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि माइंड और बिहेवियर का एक क्लोज कनेक्शन है। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड टॉपिक, दैट इज पॉपुलर नोशन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ
psychology. Some popular theories of human behavior are based on common sense and common sense is based on hindsight. देखो, आज के टाइम में हर पर्सन अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट समझता है। वो हमेशा दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और दूसरे के बिहेवियर को समझने के लिए उसने कुछ पॉपुलर थ्योरीज भी डेवलप कर ली हैं और ये जो थ्योरीज हैं ये बेस्ड है कॉमन सेंस पर। कॉमन सेंस क्या होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और उस सिचुएशन के लिए हम एक जजमेंट देते हैं, एक डिसीजन देते हैं, तो वो होता है कॉमन सेंस। देखो, हर पर्सन के पास एक कॉमन सेंस होता है, हर आदमी अपने कॉमन सेंस को यूटिलाइज करता है, लेकिन जो कॉमन सेंस है ये हमेशा बेस्ड होता है हाइंडसाइट पर। हाइंडसाइट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सिचुएशन अकर हो जाती है और उस सिचुएशन के अकर होने के बाद हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो होता है हाइंडसाइट। हाइंडसाइट में दो वर्ड है। हाइंड का मतलब होता है बाद में और साइट का मतलब होता है देखना, यानी किसी भी सिचुएशन के अकर होने के बाद में हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। यानी पर्सन अपना कॉमन सेंस जब अप्लाई करता है जब सिचुएशन अकर हो जाती है। जैसे देखो, आपके साइकोलॉजी के टेस्ट में 25 में से 10 नंबर आए हैं, तो यहाँ पर आप हाइंडसाइट कर रहे हैं, यानी सिचुएशन के हैपन होने के बाद, अकर होने के बाद उस पर अपना कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मेरे 25 में से 10 नंबर क्यों आए? क्योंकि मैंने प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, मैंने प्रॉपर स्टडी नहीं की थी, साइकोलॉजी को मैंने एक इजी सब्जेक्ट कंसिडर किया था। तो ये क्या है? ये आप कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे हैं। और हाइंडसाइट क्या है कि जब सिचुएशन अकर हो जाती है बाद में उस पर आप अपने कमेंट देते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो समझ आया? तो यूजुअली क्या होता है कि हम अपने कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं हाइंडसाइट पर किसी भी पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए। अब देखो, यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कॉमन सेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। अ फ्रेंड यू लव गोज अवे। आपका एक फ्रेंड है जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो आपको छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर आपका कॉमन सेंस क्या होगा? देखो, कॉमन सेंस हमेशा किसी भी सिचुएशन के अकर होने के बाद एक्सप्लेनेशन देता है। तो यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन अकर हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो यहाँ पर कॉमन सेंस क्या था? कॉमन सेंस ये था कि फ्रेंड के जाने पर आप उसे भूल जाते हैं, आपको कोई नया फ्रेंड मिल जाता है और पुराने को आप भूल जाते हैं। तो यहाँ आप क्या कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कॉमन सेंस का कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जैसे ही फ्रेंड चला गया वो आउट ऑफ साइट हो गया तो वो हमारे माइंड से भी निकल जाता है। दूसरा यहाँ पर कॉमन सेंस क्या है? डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपका फ्रेंड आपको छोड़ के चला गया तो आपका अट्रैक्शन उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको नया फ्रेंड नहीं मिलता, आप हमेशा अपने उस फ्रेंड को मिस करते हैं। तो ये है सेकंड कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस हमेशा बाद में एक्सप्लेन करता है जब सिचुएशन अकर हो जाती है। देखो, दोनों ही केस में सिचुएशन अकर हो रही है। पहले केस में क्या है कि आपका फ्रेंड आपको जब छोड़ के जाता है तो वो आपके माइंड से भी निकल जाता है, क्योंकि आपको उसकी जगह नया फ्रेंड मिल जाता है। और दूसरी सिचुएशन में क्या है कि आपको उसके जैसा कोई नया फ्रेंड नहीं मिल रहा, उसे आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपका अट्रैक्शन उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस हमेशा सिचुएशन के अकर होने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। कॉमन सेंस कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करता सिचुएशन के अकर होने से पहले। क्लियर? अब देखो, इन बोथ द केसेस एक्सपीरियंस फॉलोज ऑकरेंस ऑफ बिहेवियर, यानी जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा बिहेवियर के अकर होने के बाद फॉलो होता है कि आपका बिहेवियर क्या होगा फ्रेंड के जाने के बाद। लेकिन इन साइकोलॉजी it looks for pattern of behavior which can be predicted and not explanation after occurrence of behavior। लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल कॉमन सेंस के अपोजिट है। वो क्या कहती है कि
पहले हमें किसी भी पैटर्न ऑफ बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना चाहिए, ना कि हमें ऑकरेंस ऑफ बिहेवियर के बाद उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि आप साइकोलॉजी में वीक हैं, तो यहाँ पर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरे साइकोलॉजी में कम मार्क्स आएंगे। तो आप सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, आप अच्छे से कंसंट्रेट करके स्टडीज करके साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ना कि आपको मार्क्स आने के बाद इस चीज पर रिपेंट करना पड़े कि मैंने साइकोलॉजी में पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरे कम नंबर आए। तो देखो, जो कॉमन सेंस होता है, जब उस पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो कई बार ट्रू कंसिडर होता है और कई बार वो अनट्रू। इसे ड्वीक ने 1975 में कंडक्ट करके दिखाया है। उन्होंने उन स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी किया जो बहुत इजीली गिव अप कर देते थे जब उनके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती, जब कोई फेलियर आता। तो देखो, ड्वीक ने कहा कि मैं दोनों ही मेथड यूज करूंगी अपनी स्टडी में, मैं कॉमन सेंस भी लूंगी और साइंटिफिक मेथड भी। तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स लिए जो बहुत इजीली गिव अप कर देते थे, जब भी उनके सामने कोई फेलियर आता, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती तो वो बहुत जल्दी हार मान जाते थे। तो दो ग्रुप बनाए गए स्टूडेंट्स के, उनको कुछ मैथ्स के सम दिए गए। तो पहला था ग्रुप ए और दूसरा था ग्रुप बी। ग्रुप ए को उन्होंने दिए इजी प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ। देखो, कॉमन सेंस क्या कहता है कि सबसे पहले हमें इजी प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए, धीरे धीरे हमें डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहिए। तो जब हम इजी प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं तो बाद में हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करना सीख जाते हैं। ये कॉमन सेंस का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो यहाँ पर ड्वीक ने ग्रुप ए को इजी प्रॉब्लम्स दिए मैथ के सोल्व करने के लिए। तो देखो, प्रॉब्लम इजी थे, इस वजह से सारे स्टूडेंट्स एबल थे उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। और दूसरा जो ग्रुप बी था, वहां पर ड्वीक ने इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन का मिक्सचर दिया। तो इजी क्वेश्चंस को तो ग्रुप बी ने कर लिया, लेकिन जैसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो वो फेल हो गए उन्हें सोल्व करने में। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनको ड्वीक ने मोटिवेट किया। ड्वीक ने क्या कहा, कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। यहाँ पर वो उन्हें इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है, अराउज कर रही है कि तुम गिव अप मत करो, ट्राई करते रहो, तुम जरूर इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को गिव अप नहीं करते हैं, वो ट्राई करते रहते हैं। अब देखो, जो ये एक्सपेरिमेंट है ये 25 दिन तक चलता रहा। 25 दिन के बाद क्या हुआ, दोबारा से दूसरा सेट दिया गया दोनों ग्रुप को। ग्रुप ए को दिए गए मिक्स ऑफ इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड ग्रुप ए गेव अप मच फास्टर व्हेन दे फेस डिफिकल्टी। देखो, जब ग्रुप ए के स्टूडेंट के सामने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। वो बोले कि हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर जो कॉमन सेंस था वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले स्टूडेंट जब इजी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बाद में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई नहीं होता। अब देखो, जो ग्रुप बी है वहां पर भी मिक्स दिया गया इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। ग्रुप बी स्टूडेंट ट्राइड बिकॉज दे एक्सपीरियंस सक्सेस एंड फेलियर। यहाँ जो ग्रुप बी के स्टूडेंट थे उन्होंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि वो पहले प्रैक्टिस कर चुके थे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, वो उन्हें सोल्व करने के लिए अटेम्प्ट करते रहे। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स मोटिवेटेड थे, और मोटिवेशन साइकोलॉजी का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पर मोटिवेशन पर फोकस किया गया, ना कि कॉमन सेंस पर। जो कॉमन सेंस की थियोरी थी वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल से क्या प्रूव हुआ कि कॉमन सेंस हमेशा राइट कंसिडर नहीं किया जा सकता। जो कॉमन सेंस बोलता है जरूरी नहीं है वो हमेशा सही हो, लेकिन जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन यूज किया गया स्टूडेंट्स के लिए, और मोटिवेशन साइकोलॉजी का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्लियर? तो देखो, और भी बहुत सारे नोशन है लोगों की साइकोलॉजी के बारे में, बहुत सारे कॉमन सेंस यूज करते हैं। जैसे हमारे कल्चर में क्या माना जाता है कि जो मैन होते हैं वो विमेन से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन साइंटिफिक स्टडी से इसे भी अनट्रू कंसिडर किया गया। एक और नोशन था लोगों का, लोग क्या कहते थे कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो विमेन
टाइम की वजह से ज्यादा होते हैं, इसे भी साइंटिफिकली फॉल्स प्रूव किया गया है। देखो कॉमन सेंस का एक और एग्जांपल देती हूँ। कॉमन सेंस क्या कहता है कि हमारा परफॉर्मेंस ऑडियंस के सामने डिक्लाइन होता है, लेकिन ये भी फॉल्स प्रूव किया गया है। जब आप एक रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो ऑडियंस के सामने इम्प्रूव होगा। आप तेज दौड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है, उसे जज किया जा रहा है। तो जो कॉमन सेंस के नोशन है, जब उन्हें साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, साइंटिफिक उन पर स्टडी कंडक्ट की जाती है, तो वो अनट्रू कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर? होपफुली आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और जो ये नोट्स मैंने बनाए हैं, इन्हें लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।